हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का मैं इस आज की प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज की क्लास में हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें आज हमने यहाँ तक कुछ हमने पोर्शन कंप्लीट किया था। आप सभी को पता होगा, यहाँ तक हमने कल का पोर्शन कंप्लीट किया था। आशा है आप सभी को याद होगा। आज हम यानी कि आज की क्लास में हम यहाँ पर जो कक्षा 11 है, जो हमारी कक्षा 11 है, कक्षा 11 का हम क्या करेंगे, मटेरियल क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे आज का। इसमें हमें मेन क्या है कार्य, मेन यही है इस कक्षा 11 में कि आपको हर एक पॉइंट एनसीईआरटी का आना चाहिए। तभी आप अपने स्कूल हो या कहीं भी बोर्ड एग्जाम हो, आप फोड़ कर आएंगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो एनसीईआरटी की हर एक लाइन को आपको कैसे करना है, घोल कर पी जाना है। हमने तो कहा था घोलो और गटक लो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। कक्षा 11 में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। पहले चैप्टर में हमने द्रव्य का वर्गीकरण, यहाँ तक हम पहुँच गए थे। कहाँ तक? यहाँ तक कि हमें द्रव्य का वर्गीकरण किस प्रकार करना है। यहीं तक हमारा क्या है स्टार्ट। यहीं तक हमने क्या किया था कि सिस्टम चलाया था अपना तंत्र। ठीक है, इसके आगे की जो बातें हैं, इसके आगे का जो विद्या है, हम आपको क्या करेंगे, प्रदान करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप ध्यान से देखिएगा। द्रव्य का वर्गीकरण या पदार्थ का वर्गीकरण आखिर है क्या, इसमें हर एक पॉइंट को आपको हम घोल कर पिया देंगे। बस इधर देखिएगा बस। ठीक है, हाँ या ना? ठीक है, ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज के बातों को। आज की हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, मज़ा ना आए तो बताना। हम कहते हैं मज़ा ना आए तो बताना, कमेंट में लिख कर जाना कि क्या मज़ा आया या नहीं। आप लिख दे बस, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके इस बातों से। ठीक है, तो आप ज़रूर एक कमेंट अच्छा सा प्यारा सा ज़रूर करिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दे। ठीक है, एक क्या करते हैं, एक आपके सामने लाइक का बटन होगा, उसको अवश्य दबा दें। ठीक है, चलिए अब हमारी बात सुनिएगा। हमने बहुत सारी चीज़ें कल डिस्कस की आज की इस क्लास में, यानी कि आज हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बजाय आगे सुनिएगा, आगे हम क्या करेंगे, आज हम कहेंगे द्रव्य भैया होता क्या है, द्रव्य का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। एनसीईआरटी हम कहते हैं इसकी एक आदत बहुत अच्छी है। कहती क्या, मैं बताऊंगा आपको अभी। देखिएगा, एनसीईआरटी की एक ही आदत आपको बना सकती है, क्या, बुरा बना सकती है। क्यों? क्योंकि इसकी आदत है कि कक्षा 9 के पाठ 2 में आप पढ़ जान चुके हैं। ये दोबारा वो बात नहीं दोहराएगी, ये दोबारा वो बात नहीं दोहराएगी कि आप क्या जान चुके हैं, लेकिन आपको पता चल जाएगा इसमें क्या जान चुके हैं। स्थूल मतलब एक प्रकार से स्थूल हो, मतलब मजबूत हो, या बड़े स्तर पर द्रव्य को मिश्रण अथवा शुद्ध पदार्थ के रूप में बड़ा किया जा सकता, मतलब वर्गीकृत किया जा सकता है। इसे चित्र में दिखाया गया। चित्र ही कोई ये चित्र है नहीं, वैसे तो सुनेगा। इसमें जो दिखाया गया है, हम बता दें आपको कि द्रव्य है, इसके दो भाग हैं। क्या दिया गया है, दो भाग हैं। इसमें क्या बताया गया, एक मिश्रण होता है और एक क्या होता है, शुद्ध पदार्थ होता है। दो प्रकार के पदार्थ आपके पास होते हैं। क्या क्या बोलो, हाँ या ना? क्या होता है पदार्थ? पहला जिसका नाम है मिश्रण, दूसरा जिसका नाम है शुद्ध पदार्थ। हाँ या ना? क्लियर बताओ। ठीक है, जो मिश्रण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण, एक है विसमांगी मिश्रण। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के, एक तत्व एक यौगिक। आइए हम धीरे धीरे इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बस ध्यान से हमारी तरफ देखिएगा और मजा आना है तो बताना। ठीक है, मजा आना है तो बताना। ठीक है, चलिए 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 चलिए। ए भैया, ए भैया, ठीक है, समझ गया। चलिए, जब किसी पदार्थ के सभी संघटक मतलब जो अवयव हैं उसके कण रासायनिक रूप से समान होते हैं, जब सभी पदार्थ समान हो तो उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। मतलब कोई भी पदार्थ है भैया, अगर हम ये ठोस ले लें, ये ठोस है। अब मैं कह दूं भैया, कहीं दिखाई पड़ रहा? नहीं दिखाई पड़ रहा। चलिए अच्छा, हम दिखा देते हैं आपको। ये एक ठोस हमने ले लिया। अब इस ठोस में एक
सभी कण इसी कलर के हैं, सभी कण इसी कलर के हैं, समान हैं, सब एक ही तरह के हैं। भाई ये भी बात सही है। इसको हम कहेंगे शुद्ध पदार्थ, क्योंकि ये इसके सभी अंदर के जो कण हैं, इसके सभी अंदर के जो कण हैं ये कैसे हैं, समान हैं। तो हम कहते हैं अगर कण समान है, कण समान है, इसका अर्थ यही होता है कि पदार्थ कैसा है, शुद्ध है। कैसा है, शुद्ध पदार्थ है। आपको आशा करता हूँ इतनी बात क्लियर हो गई होगी। कैसे क्लियर हुई बात, कि जब एक ही पदार्थ के बने हों यौगिक तो उसे हम क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ। जैसे भैया अगर हम बात कर लें कि एक डिब्बा है, डिब्बा में केवल O2 ही भरी है, तो ये कैसी है, शुद्ध है। भैया अगर हम कहते हैं वातावरण है, वातावरण अगर है तो वातावरण में बहुत सारी गैसें हैं, एक गैस तो है नहीं, मतलब वो क्या है, अशुद्ध है। बात समझे कि नहीं, हाँ या ना, हाँ, मतलब आपको इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, हाँ या ना, ठीक है, बात समझे कि नहीं। चलिए अब देखिए, ये जो कहना चाह रहा है शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, जो रासायनिक रूप से समान होते हैं, जिसके संघटक, जिसके कण रासायनिक रूप से समान होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ। मिश्रण में विभिन्न प्रकार के कण होते हैं। अच्छा, शुद्ध पदार्थ जिनसे मिश्रण बनता है, शुद्ध पदार्थ जिनसे मिश्रण बनता है मिश्रण के घटक कहलाते हैं। भैया इन्हीं को हम क्या कर दें, पीस दें और किस में डाल दें, कंटेनर में डाल दें, उसको घोल दें, तो ये क्या हो गया, मिश्रण बन गया। भैया सभी शुद्ध पदार्थ के ये घटक थे, इसको हमने पीस कर इसमें डाल दिया, ये क्या बन गया, मिश्रण बन गया। मतलब मिश्रण के घटक कौन से हैं, शुद्ध पदार्थ। अरे शुद्ध पदार्थ से ही तो मिश्रण बनता है। मिश्रण का मतलब होता है, देखो जैसे ये एक बीकर है, ये क्या है, बीकर है, वैसे बीकर तो है, पात्र है, ये क्या है, पात्र है। इस पात्र में जल भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, जल भरा हुआ है। इस जल में क्या है कि अगर आप देखें तो इस जल में अगर हमने चीनी डाल दी, क्या डाल दी, चीनी, तो हम चीनी, चाहे आप यहाँ पर चेक करें घोलने के बाद, चाहे आप यहाँ चेक करें तो भी स्वाद समान होगा। आप अगर यहाँ पर चेक करते हैं तो भी स्वाद वही होगा, जो मीठा था वही मीठा रहेगा। मतलब इसमें आप अगर देखें तो ना यहाँ का स्वाद बदला है, ना आप कहीं भी देखें तो इसमें स्वाद समान रहेगा। मतलब ये शुद्ध पदार्थ है, इस मिश्रण है। मिश्रण का मतलब होता है कि हर जगह पर विलयन में हर स्थान पर कणों की संख्या बराबर है। अगर हम यहाँ से एक चम्मच निकाल कर देखें तो भी इतना ही स्वाद रहेगा, उतना ही मिठास रहेगी जितनी कि ऊपर वाले पानी में है। बात क्लियर हुई या नहीं, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो भाई हाँ या ना। क्योंकि मेरा यही सिद्धांत है, किसी मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थों के कण किसी भी अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं। कोई भी मिश्रण है, अभी हम कहते हैं पानी ज़्यादा है, पानी क्या है, ज़्यादा है, और चीनी कम है तो मिठास कम होगी, लेकिन मिश्रण तो मिश्रण होगा, हाँ या ना भाई, मिश्रण तो मिश्रण होगा भाई। किसी की मात्रा ज़्यादा, किसी की मात्रा कम, भैया किसी की मात्रा ज़्यादा हो सकती, किसी की मात्रा कम हो सकती, कोई ज़्यादा है कोई कम है। तो इसमें आप अगर देखें तो कोई ज़्यादा कोई कम, तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो आपको दिखाई पड़ेगा कि मिश्रण कई प्रकार का हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं कि मिश्रण जिसमें जितना, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों के कण किसी भी अनुपात में मिले हो सकते हैं। मतलब कोई ज़्यादा हो सकता है, कोई कम हो सकता है, इसी प्रकार से वो मिले हो सकते हैं। जो नहीं कि सब समान हो, मतलब जितना पानी उतना ही चीनी, ना ऐसे बात नहीं है। आपके आसपास उपस्थित अधिकांश पदार्थ मिश्रण हैं। उदाहरण के लिए जल में चीनी का विलयन, अभी हमने बताया यही, हवा, चाय आदि सभी मिश्रण होते हैं। मिश्रण समांगी और समांगी और विसमांगी हो सकता है। अब विसमांगी और समांगी का अर्थ क्या है, ध्यान से सुनिएगा बात, ध्यान से सुनिएगा बात। समांगी मिश्रण में घटक एक दूसरे में पूर्णतया मिश्रित हो जाते हैं। जो समांगी मिश्रण है, ये कैसा मिश्रण है, समांगी। समांगी क्यों है, समांगी आप शब्द से ही अर्थ लगाए, सम मतलब समान हो, अंग मतलब अंग, मतलब इस मिश्रण में जितने भी चीज़ें पड़ी हुई हैं वो समान हो, तो उसे आप क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण कहेंगे। बात क्लियर हुई कि नहीं, हाँ है ना भैया, समान हो क्या, अंग, मतलब उसमें जितने भी घटक पड़े हों क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। क्या आपको समझ में आई, हाँ या ना, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। समांगी मिश्रण में
एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित होते हैं। इसका अर्थ है मिश्रण के घटकों के कण संपूर्ण मिश्रण में एक समान रूप से बिखरे होते हैं। मतलब पूरा मिश्रण है, इसमें सभी कण, इसमें क्या है, सभी कण यहाँ जितना यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर, जितना यहाँ पर उतना यहाँ पर, सब जगह समान रूप से वितरित हैं इसके कण। कैसे वितरित हैं? समान रूप से वितरित हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो जितना यहाँ पर उतना यहाँ पर, जितना यहाँ पर उतना है, मतलब हर जगह क्या होगा, समान होगा। इसी को ही हम क्या कह देते हैं, मिश्रण कह देते हैं, समांगी। ठीक है, मतलब इसमें सभी घटक समान अनुपात में मिले हो सकते हैं। आप समझ गए हमारी बात। पूरे मिश्रण का संगठन समान होता है। जल में चीनी अगर हम मिला दें और हवा समांगी मिश्रण है। ये सभी कैसे हैं, समांगी, समान अंग अंग हैं, मतलब सभी अंग समान है, मतलब जितना वो है उतना ही, मतलब सब बराबर है, सब समान रूप से इधर उधर बटे हुए हैं। अच्छा, इसके विपरीत होता है विसमांगी मिश्रण। ठीक है, पूरे में एक समान नहीं होता, कभी कभी तो विभिन्न घटकों को अलग अलग देखा जाता है। उदाहरण के लिए चीनी और नमक, उदाहरण के लिए चीनी और नमक के जो ने मिश्रण कर दियो, या फिर दानों और गंदगी, ठीक है, प्राय छोटे कंकड़ जो होते हैं उनके के कणों के मिश्रण विसमांगी मिश्रण हैं। आप दैनिक जीवन में क्या है कि आप दैनिक जीवन में प्रयुक्त ऐसे मिश्रण कई अन्य उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पर अब हमारी बात सुनिए, यहाँ यह बताना उचित होगा कि किसी मिश्रण के घटकों को हाथ से बीनने, छानने, क्रिस्टलन, आसवन आदि भौतिक विधियों द्वारा उपयोग अलग अलग किया जा सकता है। मतलब इनको, मतलब हाथ से बीनने छानने के बाद अलग अलग किया जा सकता है। बहुत सारी विधियाँ होती है। क्रिस्टलन की एक विधि होती है, कक्षा आपने 9 में पढ़ा होगा शायद में। आसवन पढ़ा होगा आपने, आसवन हम पढ़ाएंगे कक्षा 11 में भी पढ़ाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका यह पोर्शन है। ठीक है, चिंता नहीं करने का, अपन है तो क्या गम है। ठीक है, चलिए। शुद्ध पदार्थों के अभिलक्षण मिश्रणों से भिन्न होते हैं। जो शुद्ध पदार्थ के गुण होते हैं वो मिश्रण से भिन्न होते हैं। शुद्ध पदार्थों के कणों का संगठन एक निश्चित होता है। जो शुद्ध पदार्थ होते हैं इनका एक निश्चित संगठन होता है, निश्चित आकार होता है, निश्चित आयतन होता है। क्या होता है, निश्चित आकार आयतन होता है। लेकिन मिश्रण होते हैं, मिश्रण में 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ के घटक हो सकते हैं। मतलब शुद्ध पदार्थ ये भी है, एक शुद्ध पदार्थ और है, इन दोनों को मिला दो और एक पानी में घोल दो, मतलब किसी में भी घोल दो, सब हो सकता है इसका मिश्रण, जो किसी भी अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं। उनका संगठन भिन्न हो सकता है। तांबा होएगा, चांदी, ठीक है, सोना हो गया होएगा, और जल हो गया, और ग्लूकोज हो गया, ठीक है, आदि शुद्ध पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं। जो शुद्ध पदार्थ हैं उनका हम उदाहरण दे रहे हैं। तांबा, चांदी, सोना, जल, ग्लूकोज शुद्ध पदार्थ। ठीक है, ग्लूकोज में जो बर्तन, ग्लूकोज में कार्बन, बर्तन कह दिया, ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक निश्चित अनुपात होता है। मतलब अगर आप ग्लूकोज का सूत्र देखें C6H12O6, आप इसको निकालें तो क्या होगा, CH2O। इसका अर्थ ये होता है कि कार्बन के एक परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिलकर ग्लूकोज के अणु का निर्माण करते हैं। ये हमने बात यहाँ पर लिखी, बस लिखी। इसके घटकों के कणों का संगठन एक जैसा होता है। मतलब जितने भी ग्लूकोज है दुनिया में, सभी को उठाओगे, लोगे, तो आपको इसी तरह का संगठन मिलेगा। अन्य शुद्ध पदार्थों की तरह ग्लूकोज का निश्चित संगठन होता है। यह शुद्ध पदार्थ है। अतिरिक्त ग्लूकोज के संगठन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सामान्य भौतिक विधियों से अलग नहीं किया जा सकता। मतलब आप छान लें या बीन लें या पछोर ले भैया, ठीक है, और आसवन कर लें, नहीं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। सामान्य तरीके से इनको अलग तरीके से, अलग अलग विधियाँ होती हैं इनको अलग करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का, ज़्यादा इधर उधर नहीं भागने का, ठीक है, आगे बढ़ने का। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, यहाँ कोई जगह नहीं, आगे बढ़ो, आगे, ठीक है। चलिए, शुद्ध पदार्थों को पुनः तत्वों या यौगिकों में वर्गीकृत किया जाता है। अब हमारा ये मिश्रण वाला जो पोर्शन था ये क्या हुआ, कंप्लीट हो चुका। अब हम क्या होगा, शुद्ध पदार्थों के ऊपर आते हैं। शुद्ध पदार्थों को पुनः तत्वों और यौगिकों में बांटा जाता है।
एक ही प्रकार के कण होते हैं, ये कण परमाणु या अणु हो सकते हैं। आप अपनी पिछली कक्षाओं से परमाणुओं और अणुओं से परिचित होंगे, लेकिन आप उनके बारे में एकक 2 में, मतलब चैप्टर 2 में आप विस्तार से पढ़ेंगे। जो परमाणु हैं, जो अणु हैं, उनके बारे में जो है दूसरे चैप्टर में आप क्या करेंगे, जानकारी लेंगे। सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तांबा, चांदी आदि तत्वों के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, ये सब हम आपको इसके दूसरे चैप्टर में अच्छे से डिटेल्ड जो है क्या करेंगे, जानकारी देंगे। ठीक है, परंतु सभी एक ही चांदी कुछ आदि तत्वों के उदाहरण हैं। इन सब में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, परंतु विभिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से भिन्न होते हैं। सोडियम अथवा तांबे जैसे कुछ तत्वों में एकल परमाणु घटक कणों के रूप में उपस्थित होते हैं, जबकि कुछ अन्य तत्वों के घटक अणु होते हैं जो 2 या अधिक परमाणुओं के संयोजन से बनते हैं। अतः हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और तथा ऑक्सीजन गैसों में इन तत्वों के अणु उपस्थित होते हैं, जो क्रमशः इनके दो परमाणुओं के संयोजन से बनते हैं। लगभग इनके 2 परमाणु मिलकर आपस में अणुओं का निर्माण करते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ पर हमें क्या करो, समझा दो। बात समझे कि नहीं? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। हाँ, ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आनी चाहिए। कोई दिक्कत, परेशानी, दुख, दर्द, तकलीफ, भैया अगर कुछ भी है ना तो जस्ट चिल, अपन है तो क्या गम है, हाँ या ना? आपको इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन मिलकर 2 हाइड्रोजन मतलब एक अणु का निर्माण करते हैं, ऑक्सीजन मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार जब भिन्न तत्वों को 2 या 2 से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं, तब यौगिक का अणु प्राप्त होता है। मतलब अणु का निर्माण तब होता है जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं। ठीक है, यौगिक के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सरल पदार्थों में पृथक्कृत नहीं किया जा सकता। उन्हें पृथक करने के लिए रासायनिक विधियों का उपयोग करना पड़ता है। जल, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, चीनी आदि यौगिकों के कुछ उदाहरण हैं, और जल और कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं का चित्र इसमें दिया गया है। ये कोई अणु नहीं विशेष आपका चित्र, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं दी गई है इसमें, हम आपको समझा देंगे ये क्या है, बस आप थोड़ा इंतज़ार करें। ठीक है, कुछ दिया गया है, आप ज़्यादा इसमें दिमाग मत लगाइएगा। ठीक है, चलिए आपको बता देते हैं। इसके बाद हम बहुत सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। ठीक है, डिस्कशन, ठीक है डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आपने इस चित्र में देखा, आप क्या देखा? कुछ नहीं देखा। जल के एक अणु को 2 हाइड्रोजन परमाणु, अच्छा, 1 ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित है। अच्छा, ये जो दिया गया ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। ठीक है, ये कैसा है? ये ऐसे है, इसका कोई अर्थ नहीं। अभी हम आपको सब कुछ समझा देंगे, ऑल टोटल इज वेल। ठीक है, इधर देखिएगा बस। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड के अणु में ऑक्सीजन के जैसे बकवास आप पढ़ने की आवश्यकता कोई है नहीं, लेकिन देखिए परमाणु में संयोजित होते हैं। अतः किसी भी यौगिक में विभिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित और स्थिर अनुपात में उपस्थित होते हैं। यह अनुपात किसी यौगिक का अभिलाक्षणिक गुण होता है। ठीक है, किसी भी प्रकार से आप देखें तो अभिलाक्षणिक गुण का मतलब होता है आंतरिक गुण जो होते हैं उसका ये जानकारी देता है, जो यौगिक का अनुपात होता है। इसके साथ ही किसी यौगिक के गुणधर्म, उसके घटक गुणधर्मों आदि की व्याख्या करते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसें हैं, उनके संयोजन से बना यौगिक अर्थात जल एक द्रव है। ठीक है, हमारी बात ध्यान सुनिए। ठीक है, यह भी जानना रोचक है। क्या बात कर रोचक है। हाइड्रोजन एक तेज पॉप ध्वनि के साथ जलती है। अगर हाइड्रोजन को जलाया जाएगा तो ये पॉप पॉप करके ऐसे करेगी। ठीक है, ध्वनि के साथ जलती है। ऑक्सीजन का दहन में सहायक होती है। जल का उपयोग एक अग्निशामक के रूप में किया जाता। देखो, अगर कोई चीज़ एक बार जल जाती है तो वो उस जलने वाली चीज़ को बुझाने के लिए काम आती है। अगर हाइड्रोजन को हम जला दें तो वो बुझाने वाली चीज़ बन जाएगी, अर्थात जल। आपको हम आगे बताएंगे कैसे क्या होता है। अगर आप एक बार कार्बन को जला दें तो आप कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगे, जो कि क्या होता है? जलता है। ठीक है, तो वो जल चुका है। अब जो जल चुका है
उसको कोई नहीं अब रोक सकता है बुझाने के लिए, ठीक है। अब बुझा वो चीज़ों को बुझाता है, ना कि अब जलता है, ठीक है। द्रव्य के गुणधर्म और उनका मापन, ये जो हमारे पास आई है चीज़ें, ये आपने कक्षा 9 में पढ़ा है। क्या पढ़ा है? कक्षा 10 में पढ़ा है, भौतिक एवं रासायनिक गुण। ये सबसे पहले चैप्टर के दूसरी या तीसरी हेडिंग है, हम आपको ये भी बता देते, ठीक है। हम भी एनसीईआरटी बन जाते हैं थोड़ा। इन दो वर्गों में विभाजित भौतिक और रासायनिक आप ये जानते हैं। रंग, गंध, गलन, क्वथन इत्यादि चीज़ें रासायनिक गुणधर्म नहीं बल्कि भौतिक गुणधर्म है। संगठन, ज्वलनशीलता, अम्ल, क्षार इत्यादि, इसके साथ क्रियाशीलता, ये क्या है? रासायनिक गुणधर्म है। भौतिक गुणधर्मों को पहचान या संगठन को परिवर्तित किए बिना मापा या देखा जा सकता है। रासायनिक गुणधर्मों को मापने या देखने के लिए रासायनिक परिवर्तनों का आवश्यक होना चाहिए। मतलब रासायनिक परिवर्तन अगर होंगे तो भौतिक परिवर्तन दिखाई पड़ेगा, रंग बदल जाएगा, ये है वो है। भौतिक गुणों को मापने के लिए रासायनिक परिवर्तन का होना आवश्यक नहीं होता है। जो नहीं ये रासायनिक परिवर्तन हो तभी भौतिक गुण, जैसे भाई अब जल है, मान लो कोई जल है, H2O है, ये कैसा है? लिक्विड है। अब ये अगर बर्फ में बदल जाए H2O आइस में, तो क्या हो जाएगा? जब आइस में बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये आइस में बदल जाएगा तो क्या इसमें कुछ H2O का सूत्र बदला? नहीं। क्या कुछ बदला? नहीं। बस ये एक प्रकार से जम गया, इसकी भौतिक अवस्था बदल गई। जो नहीं रासायनिक परिवर्तन हो तभी भौतिक परिवर्तन, ऐसी बात नहीं है, तभी गलत निकल गया। विभिन्नता, विभिन्न पदार्थों की अभिलाषणिक अभिक्रियाएं, जैसे अम्लता हो गई, ठीक है। आगे हम बताते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। क्षारता हो गई, दाह्यता हो गई, दाह्यता मतलब जलने की, ठीक है। रासायनिक गुणधर्मों के उदाहरण हैं। रसायन के भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ के व्यवहार का पूर्वानुमान तथा व्याख्या करते हैं। यह सब सावधानीपूर्वक परीक्षण एवं मापन से निर्धारित है। सार्थक अंक बड़े ही कमाल का टॉपिक है और जहाँ से बहुत ही अधिक क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। ये आपका कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर हम बात करें सार्थक अंकों की, तो जो सार्थक अंक होते हैं उसमें देखिए, इसमें कहा क्या गया है ना, कहा गया है प्रायोगिक मापन में कुछ न कुछ अनिश्चितता अवश्य होती है। इसका कारण मानक यंत्र की सीमितता एवं मापने वाले व्यक्ति, आगे सुनिएगा, की दक्षता है। क्या है? दक्षता है कि जो व्यक्ति माप रहा है, क्या कर रहा है? माप रहा है, उसको कितनी गणित आती है, उस आधार पर भी ये अनिश्चितता चलती कि जैसे मान लो कि कहीं पर आप समझते हैं दोस्तों कि अगर आप देखें तो कहीं पर जैसे मान लो कोई तराजू है, तराजू में जो मतलब जैसे ये वाला तराजू हाथ वाला आता था पहले, यहाँ पर ये वाला ऐसे ऐसे करके होता ना, तो उसमें इधर कुछ रखते हैं, इधर कुछ रखते हैं, तो बराबर करते हैं, तीली लगी होती है यहाँ पर, तो इधर उधर तीली हो जाती, हल्की फुल्की मिस्टेक जरूर हो जाती है, चाहे 1 ग्राम हो चाहे मिलीग्राम में हो, कुछ ना कुछ मिस्टेक जरूर हो जाती है। कोई भी व्यक्ति सही तरीके से मापन नहीं करता है। अतः हम बात करें तो मापन करने के लिए उस व्यक्ति की दक्षता भी नहीं होती है, अच्छे से मापन भी नहीं कर पाता है, वो उसको ज्ञान भी नहीं होता इतना मापन करने का, और कुछ यंत्र भी खराब होते हैं, ठीक है। तो उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो किसी वस्तु का द्रव्यमान सामान्य तराजू 9.4 ग्राम आता है। यदि इसका द्रव्यमान विश्लेषिक तुला से इतना मापा गया है तो वैश्लेषिक तुला से मापा गया द्रव्यमान समान तराजू के मापे गए द्रव्यमान से कुछ अधिक आया। कहने का मतलब जो ये दूसरे जो वैश्लेषिक तराजू था, क्या था? वैश्लेषिक तराजू, उसने इतना मापा था, और अगर हम सामान्य तराजू से बात करें तो उसने इतना मापा, तो जो वैश्लेषिक तराजू था उसने ज़्यादा मापा। कहने का मतलब ये ज़्यादा ही तो है और ये कम है। कहने का मतलब है कि कुछ ना कुछ तो दिक्कत आ ही जाती है। अतः सामान्य तराजू से प्राप्त द्रव्यमान के मान में दशमलव के बाद वाले 4 अंक अनिश्चित हैं। अनिश्चित का मतलब
उसमें 4 अंक थे, इसमें 4 अंक नहीं है, परंतु परिणाम सदैव परिशुद्ध और यथार्थपरक होने चाहिए। चाहे जैसा भी तराजू हो, अगर परिणाम अच्छे हैं, शुद्ध हैं, तो ही माना जाएगा कि ये सही है। जब भी हम मापन की बात करते हैं तब परिशुद्धता और यथार्थ को भी ध्यान में रखा जाता है। अगर हम बात करें किसी प्रकार से कि अगर हम मापने की बात करते, किसी चीज़ को अगर हमें मापना है, तो मापना अगर है, मापन के लिए हमें 2 चीज़ें, एक परिशुद्धता देखनी पड़ेगी, परिशुद्धता होगी, और व्यक्ति की क्या होनी चाहिए, दक्षता। व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है, कितना ज्ञान है उसमें। अगर वो अधिक जानता होगा तो अच्छे से मापन करेगा, नहीं तो वो क्या करेगा, उल्टा सीधा मापन कर देगा। तो इसलिए दक्षता भी अधिक होनी चाहिए, मतलब उस व्यक्ति की दक्षता भी अधिक होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, दक्षता अधिक होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा है, अब यहाँ पर दिया गया है कि अगर हम बात करें तो प्रायोगिक या परिकलित मानों में अनिश्चितता को सार्थक अंकों की संख्या के एक अनिश्चित अंक मिलाकर व्यक्त किया जा सकता है। सार्थक अंक वे अर्थपूर्ण अंक होते हैं, मतलब ऐसे अंक जो अर्थ के साथ होते हैं, मतलब जो निश्चित रूप से ज्ञात हों, मतलब वो जो ऐसे अंक जो जिनका कोई अर्थ हो और वो निश्चित रूप से ज्ञात हो, कि सही सही ज्ञात हो। अनिश्चितता को व्यक्त करने के लिए पहले निश्चित अंक लिखे जाते हैं और बाद में अनिश्चित। अनिश्चित जो दशमलव के पीछे होते हैं, निश्चित जो आगे होते हैं, अंतिम अंक के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, अर्थात यदि हम किसी परिणाम को 11.2 ml के रूप में लिखें तो हम यह समझते हैं कि 11 निश्चित और 2 अनिश्चित है। मतलब 11 जो है वो निश्चित, लेकिन 2 क्या है, अनिश्चित। हमने क्या बताया, हमने अभी क्या बताया कि इसमें देखिएगा, जो 11 है, जो क्या है 11, 11 जो है वो निश्चित क्यों है, क्योंकि दशमलव के आगे है। और ये जो 2 है ये अनिश्चित क्यों है, क्योंकि ये दशमलव के पीछे है। इसलिए हमने क्या होता है, जो दशमलव के आगे होता है वो निश्चित, जो दशमलव के पीछे होता है वो अनिश्चित होता है। अंतिम अंक में +-1 की अनिश्चितता होगी, मतलब या तो +1 हो जाता है अधिक, या तो -1 हो सकता है कम। ठीक है, कुछ और न बताया गया हो, अंतिम अंक में सदैव +-1 की निश्चितता निहित मानी जाती। कुछ कुछ भी बताया जाए या न बताया जाए, हमेशा कोई भी अंक लिखा तो उसमें +-1 जो होता है वो अधिक कम हो सकता है। जरूरी नहीं है कि कम ही हो, जरूरी नहीं अधिक हो, जरूरी नहीं है, लेकिन ये होता जरूर है कुछ ना कुछ। ठीक है, या तो +1 होगा अधिक, या तो -1 एक कम हो सकता है। इन दोनों में से कोई हो सकता है एक ही, और होगा जरूर। ठीक है, होगा जरूर। अगला सार्थक अंक है, उनको लिखने के लिए हमें कुछ नियम का पालन करना पड़ता है, जो यहाँ पर क्या किए गए हैं, दिए गए हैं। पहला जो है आपको समझना पड़ेगा, सभी गैर शून्य अंक सार्थक माने जाते हैं। जितने भी अंक शून्य नहीं है, जैसे ये इसमें देखिएगा क्या लिखा है, 0.25। इसमें गैर शून्य का मतलब जितने भी अंक शून्य नहीं है, शून्य ना हो, तो शून्य ना हो मतलब ऐसा अंक जो शून्य नहीं हो वो सार्थक होगा। एक तो ये सार्थक, क्यों सार्थक, वो अनिश्चित था लेकिन ये सार्थक है। सार्थक का मतलब क्या है, दशमलव के आगे जितने भी जीरो लगे हैं वो सार्थक नहीं है, लेकिन उसके बाद में कुछ संख्या लिखी है तो वो क्या हो जाती है, सार्थक हो जाती है। 1 2 कितने सार्थक अंक हो गए, 2। कितने हो गए, 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, जैसे अगर हम बात करें
285 सेंटीमीटर में 3 सार्थक अंक है, मतलब 285। अब तुम देखो भाई, 2 जीरो नहीं है, 8 जीरो नहीं है, 5 भी जीरो नहीं है। मतलब कहा गया है कि जो शून्य ना हो, ऐसे अंक जो शून्य नहीं होते सार्थक होते हैं। मतलब जितने, ये शून्य तो है नहीं, इसलिए क्या है, सार्थक है। कितने हैं, 3 हैं। अगला, आइए दोस्तों अगला देखते हैं। प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते। जो पहले शून्य अंक ना हो, उसके अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते। जैसे देखो, सार्थक अंक 2 है, 5 मतलब 25 लिखा है। अब इसके, ये गैर शून्य अंक है, इससे अगर पहले कोई जीरो आएगा तो ये सार्थक नहीं माना जाएगा। गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्यों को सार्थक नहीं माना जाता। क्या आपको यह बात क्लियर है, हाँ या ना? हाँ। ऐसे शून्य केवल दशमलव की स्थिति को बताते हैं कि दशमलव के पहले, ये जो लिखे हुए हैं जीरो जीरो आगे के, ये क्या है, गैर, ये सार्थक नहीं है। इसमें केवल एक सार्थक, कितने सार्थक अंक है, एक। क्यों? क्योंकि सार्थक अंक के पहले जो जीरो आते हैं उनको हम नहीं गिनते हैं सार्थक अंक में, ठीक है। तो इसमें क्या, केवल एक सार्थक अंक है, और इसमें केवल 2 सार्थक, कितना भी हो, क्या हो, कितना भी हो, कितने सार्थक अंक हैं, 2। आगे कितने भी जीरो लगे हमसे क्या मतलब। अगला, 2 गैर शून्य अंकों के मध्य स्थित शून्य सार्थक होते हैं। मान लो यहाँ पर 2 लिखा है और यहाँ पर 4 लिखा है। इन दोनों के मध्य अगर कोई एक शून्य लिखा है तो वो सार्थक होगा। वो क्या होगा, सार्थक। क्यों? क्योंकि जो शून्य नहीं है, 2 अंक ऐसे जो शून्य ना हो, उनके बीच में अगर कोई शून्य आ जाए तो वो कैसा होगा, सार्थक। कितने सार्थक अंक हो गए, 3। बोलो बात क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना? इतनी बात ध्यान से सुनिएगा, क्लियर होता चला जाएगा। किसी अंक की दाईं ओर या अंत में आने वाले शून्य या तो दाईं ओर आए, इधर आए, इधर आए, या तो फिर अंत में शून्य जो आते हैं वो सार्थक होते हैं, परंतु उनके लिए शर्त है कि वे दशमलव की दाईं स्थिति पे हों। उदाहरण के लिए इसमें कितने सार्थक अंक, 3। मतलब ये, अगर कोई गैर शून्य अंक है, उससे पहले अगर शून्य लगे, उसके बाद अगर शून्य लगे हैं तो वो सार्थक होंगे। लेकिन अगर सार्थक अंक लिखा है उसके पहले, मतलब गैर शून्य अंक लिखा उससे पहले अगर शून्य है तो वो सार्थक नहीं होंगे, ठीक है। क्लियर है बात? परंतु दशमलव विहीन संख्याओं में दाईं ओर के शून्य सार्थक नहीं होते। मतलब आखिरकार कहा नहीं जाता है, केवल बताया जा रहा है। उदाहरण के लिए, जब दशमलव ना हो तब जो शून्य बगल में लगे होते हैं इसके दाईं ओर, तब वो क्या होते हैं, सार्थक नहीं होते। इसमें केवल एक सार्थक है। क्यों? क्योंकि इसके बगल में लगा है और एक तो दशमलव भी नहीं है, इसलिए सार्थक नहीं है। बोलो हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं बात? यद्यपि 100 दशमलव में 3 सार्थक अंक हैं। हालांकि 100 में कितने सार्थक अंक, 3। लेकिन 100.0 में 4 सार्थक अंक हो गए। ऐसी संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में प्रयुक्त करना आवश्यक है। नहीं तो भाई इसमें बहुत सारे सार्थक अंक लग जाए। भाई 10 की घात 18 लिखी हुई थी, क्या 18 सार्थक अंक हो गए? अरे नहीं होंगे भाई, कितने कर देंगे भाई, हाँ या ना? को कि 2 सार्थक अंकों के लिखा जाता है। एक ये हो गया, ठीक है। ये इस तरह इसको लिखा जाता है, 2 सार्थक अंक है, ठीक है, कोई दिक्कत। एवं 3 सार्थक अंकों के लिए इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन 3 है नहीं तो क्यों करें, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। वस्तुओं की गिनती
उदाहरण के लिए 2 गेंदें या 20 अंडों के सार्थक अंकों की संख्या अनंत है। 2 गेंद हमने कहा, तो अगर कोई निश्चित संख्या लिखे, निश्चित, तो उसके जो सार्थक अंक है वो अनंत है, क्योंकि दोनों यथार्थपरक संख्याएं हैं और इन्हें दशमलव लिखकर उसके बाद अनंत शून्य लिखकर व्यक्त किया जा सकता है। जैसे ये देखो, कितने शून्य लगा दो आप। संकेतन में लिखी संख्याओं में सभी में अंक सार्थक होते हैं। 4.01 गुणित 10⁻2 में 3 सार्थक अंक और 8.256 मतलब 1 2 3 4 सार्थक अंक है। ये नहीं माना जाएगा, में 4 सार्थक अंक। ठीक है, कोई दिक्कत? परिशुद्धता के बारे में बताते जा रहे हैं। परिशुद्धता किसी भी राशि के विभिन्न मापों के सामीप्य को व्यक्त करती है। यथार्थपरकता किसी विशिष्ट प्रायोगिक मान के वास्तविक मान से मेल रखने के व्यक्त करती है। उदाहरण के लिए किसी परिणाम का सही मान 2 ग्राम है। एक विद्यार्थी का 2 मापन कर सकता है, या तो ये लिख दिए या तो ये लिखते। परिणाम प्राप्त होते एक दूसरे के बहुत पास हैं, इसलिए हम इन्हें परिशुद्ध कहते हैं। यथार्थपरक नहीं है, दोनों वही नहीं है, लेकिन एकदम पास में है दोनों, इसलिए ये 2 के भी एकदम पास में है, इसलिए हम इन्हें परिशुद्ध मान कह सकते हैं। दूसरा विद्यार्थी जो खा है वो क्या करता है, इन्हीं मापनों के लिए ये लिख देता है 1.94 ग्राम और 2.05 ग्राम। हालांकि ये दोनों एकदम परिशुद्ध हैं। क्यों? क्योंकि एकदम पास में है, ज़्यादा अंतर नहीं है, ना ही यथार्थपरक है। यथार्थपरक हालांकि नहीं है, एकदम वही नहीं है जो वही लिखा, दो नहीं है, जो 2 लिखा था इसे कहते हैं यथार्थपरक, लेकिन ये यथार्थपरक थोड़ी ना है। ये क्या है? ये परिशुद्ध है। तीसरे विद्यार्थी पाठ करेंगे कब? ये कुछ नहीं दिया गया है, ये कुछ चार्ट दिया गया है, इसके बारे में आप हमको बताएंगे, आपको पर चिंता नहीं करने का, हम बताएंगे सब कुछ आपको। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा हर एक चीज। छात्र का था, छात्र कौन कौन छात्र थे? का, खा, गा। इन्होंने अपन अलग अलग मापन किया और औसत निकाला तो इतना आया, लगभग में बराबर आ रहा था। ठीक है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, बात एक ही है, सब आपस में एकदम पास है, इसलिए। ठीक है, अब सुनो हमारी बात। ये जो लिखा गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जो सार्थक अंकों के बारे में हमने कल बताया था, हमने क्या बताया था कल? सार्थक अंकों के बारे में कुछ जानकारी दी थी, उस जानकारी में हमने बहुत सारी चीजें आपको बताई। अब देखिए, गुणा भाग करने का अर्थ क्या है। जैसे भाई देखो, हमने लिखा 0.25, हमने ये लिख दिया, गुणे में लिख दिया 0.5। अगर हम इसकी गुणा करें तो कितना आंसर आएगा, आप लोग कमेंट में पोस्ट करें, जल्दी से बताएं कितना आंसर आएगा। बोलो भाई, कितना आंसर आएगा? तो हम बताते हैं आपको। 5 पचे 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 10 2 12, अर्थात 125 कितने में? 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पर 0.125 इतना आंसर आया। किस किस का इतना आया है? मैंने कहा इतना आंसर किस किस का आया है? बोलो हाँ या ना, आया है कि नहीं आया है? तो आप सभी बताओ इसमें, आप सभी बताओ इसमें मैं कहूँ ये गलत है, तो मैं जब कह दूं कि ये गलत है तो क्या करोगे? तो मैं बताऊंगा गलत है। क्यों गलत है अभी बता रहा हूँ। देखिए, सार्थक अंक के जब हम गुणा करते हैं तो हम दशमलव के पीछे जो कम अंक वाली संख्या, जैसे दशमलव के पीछे इसमें 2 अंक है, इसमें दशमलव के पीछे 1 अंक है, तो हम केवल दशमलव के पीछे 1 अंक रखेंगे, 2 अंक नहीं रखेंगे। कहने का मतलब यही होता है
कि जब सार्थक अंकों की गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो हम जो दशमलव के पीछे कम अंक वाला दशमलव होता है ना, दशमलव के बाद जो कम अंक होते हैं उतने अंक हम उत्तर में लिखते हैं। कितने अंक? उतने अंक। हालांकि ये उत्तर एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है, लेकिन सार्थक अंक के हिसाब से अगर हम देखें तो यह उत्तर गलत माना जाएगा। कैसे? क्यों? क्योंकि इसमें 0.5 है तो हमें 5 केवल एक अंक दशमलव के पीछे रखना, मतलब यहाँ नहीं रखना है, हमें केवल इतना आंसर लिखना है। ये आंसर हुआ कितना? ये। आप कहेंगे ये तो गलत बता रहे हैं आप। अरे गलत नहीं है, ये सही है, ठीक है, ये गलत नहीं है। हालांकि ये 2.5 होना चाहिए, लेकिन जो सार्थक अंक है वो कह रहा है कि हमें जितने, जब संख्या कोई दी हो उनका गुणा करना हो तो जिनमें कम सार्थक अंक होते हैं वो वाला उत्तर यहाँ पर लिखना होता है। क्या आपको ये बात क्लियर हुई या नहीं? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ठीक है, बोलो। हम क्या बताएं, जितने सार्थक अंक कम होंगे वही वाला उत्तर रखना है। अगर 0.5 लिखा है तो इसमें केवल एक सार्थक अंक है, हाँ या ना? हाँ। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा उत्तर कितना होगा? तो असली उत्तर, सही वाला उत्तर क्या होगा? 0.1 उत्तर करेक्ट होगा गणित के हिसाब से, सार्थक अंक के हिसाब से। क्या आपको इतनी बात क्लियर हुई है? हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो आपको यह बात क्लियर होनी चाहिए कि अगर सार्थक अंकों की हम क्या कर देते हैं, गुणा या भाग कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, बड़े ही कायदे कानून के तरीके से वो क्या हो जाता है, अच्छे तरीके से चलता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, मज़ा ना आए तो बताना, ठीक है? कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी हिचकिचाहट हो तो हमसे बोलें, कमेंट में लिखें, ठीक है? चलिए, अगर हम बात करें तो सार्थक अंक हमने बताया वो उस संख्या, उत्तर हमारा उतने अंक, सार्थक अंक का होगा जितने कम होंगे। मतलब है कि अगर हम एक और गुणा करा दें, 0.12 गुणे 0.02, आप अगर हम यह बात कहें कि इसका उत्तर क्या होगा तो आप लोग तुरंत लिखेंगे इधर 24 और इसके बाद 1 2 3 4 गिनेंगे, उसके बाद 1 2 3 और 4, यहाँ पर दशमलव आप क्या करेंगे, लगा देंगे। बोलो हाँ या ना भाई? 1 2 3 4, 4 अंक पहले दशमलव लगा है। मतलब अगर आप देखें तो हमारा उत्तर कितने अंक का होगा? बोलो, सार्थक अंक कितने होने चाहिए उत्तर में? जितने, इन सभी में जितने कम अंक वाला सार्थक होगा, ठीक है? सार्थक अंक जिसका ऐसा अंक से हम गुणा करें जिसमें अगर जो अंक सार्थक अंक में जो कम है, जिसे इसमें कम था, 0 के बाद जितने अंक कम होंगे वही वाला क्या होगा, इसमें उत्तर होगा सही वाला, जैसे हमने इसमें बताया था। इसलिए देखो, इसमें भी पीछे कितने अंक हैं? 1 है, सार्थक 1 है। कितने? 1। इसका कितना है? इसमें सार्थक 2 है। कितने हैं सार्थक? 2 है। इसमें 1 क्यों है? क्योंकि हमने कल बताया था कि इसके आगे गैर शून्य अंक के पहले अगर कोई शून्य लिखा होता है तो वह सार्थक नहीं माना जाता। तो कितने सार्थक अंक हैं? 1। इसमें कितने हैं? 2। तो आंसर कितना आएगा? 0। बोलो हाँ यार। अरे 0 करके 0 कुछ करके आएगा ना, तो क्या इसका उत्तर यही 0.0 होगा? आप देखें तो हम कहते हैं कि जो गैर शून्य अंक है इससे पहले वाले शून्य को सार्थक नहीं माना जाता। कहने का मतलब इसमें एक सार्थक अंक है तो इसमें भी एक सार्थक अंक होना चाहिए। मतलब अगर हम 0.0 लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। इधर लिखेंगे 0.002, ये हमारा क्या हो जाएगा? सही। क्यों? क्योंकि ये सार्थक अंक के हिसाब से कितने सार्थक अंक? केवल 1। अगर कोई ऐसी अंक जो शून्य नहीं है और उसके आगे शून्य लगे हैं तो वो सार्थक नहीं माने जाते। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? हाँ या ना? बात समझ में आई है या नहीं? हाँ या ना? हाँ। मतलब इसमें सार्थक अंक कितने हो गए? 1। मतलब अगर हम बताएं सार्थक अंक कितने थे अभी तक? सार्थक अंक कितने थे? इतने थे। ये सार्थक अंकों का कमाल है। क्या है? कमाल है। चलो भाई आओ फिर से हम देखते हैं वो थोड़ा
गड़बड़ हो गया था, बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। चलिए कोई बात नहीं, चलिए आगे देखते हैं। यदि दायां अंक, यदि दायां अंक, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो यदि 5 से कम हो, यदि जो दायां अंक है, जैसे ये लो, आपके लिए एक सवाल, 8 5 या फिर कम कर देते हैं, चलिए ये कर दिया। कहा गया है कि 2 सार्थक अंकों में लिखे, अंकों में लिखे। अब इसको 2 सार्थक अंकों में कैसे लिखना है ये आपको जानना पड़ेगा कि इसे कहा गया, एक सवाल ये हो गया, एक सवाल ये हो गया। ये क्या है, 2 सार्थक अंक में लिखना है हमें। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी करनी है, 2। हमारी बात सुनिए, अगर जो दायां अंक है, सबसे आखिरी वाला जो दायां अंक है, ये वाला या ये वाला, अगर 5 से कम है तो उसे हटा दें और बचे अंक आपका उत्तर होगा। ये 5 से कम है ना, इसको हटाओ तो 3.18 ये उत्तर हो गया। लेकिन हमें 2 सार्थक अंक लिखने हैं, इसलिए क्या करना पड़ेगा, अभी 3 सार्थक अंक हैं तो इसके लिए अभी हम बताएंगे क्या करना है। अब देखिए यहाँ तो अगर 5 से ज्यादा हो तो साइड में 1 प्लस करें। 5 से ये क्या है ज्यादा, तो साइड में क्या कर दो, 1 प्लस कर दो, तो कितना हो गया 3.19। हाँ या ना, हाँ। इसमें कितना हुआ, इसमें तो हमने 4 हटा दिया, कुछ नहीं लिखा, ठीक है। हमने कहा अगर 5 से अधिक हो तो साइड में फिर से +1 करें, तो ये 5 से अधिक, ये भी 5 से अधिक, साइड में +1 करो तो 3.2 यहाँ पर आया, इसमें +1 करना है, इसमें भी क्या करना है, +1 करना, तो ये भी 3.2 आया। हमने कहा ये दोनों समान है, हाँ या ना, इसलिए लगभग इनको बराबर में लिख सकते हैं। किसी को कोई कहीं दिक्कत हो तो बताओ, किसी को कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। क्या आपको इतनी बात क्लियर है, हाँ या ना? आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। एक सवाल और ले लेते हैं, जैसे मैंने दिया, तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि अगर 3.185 लिख दे तो इसको 2 अंकों तक सार्थक करना है। अब देखो हमने कहा कि 5 अगर हो साइड में, अगर सबसे कोने में कितना हो, 5, तो जब 5 होता है तो अगर उसके बगल वाला सम है, अगर क्या है सम, तो 5 को हटा दो, आपका उत्तर 3.18 आ गया, बोलो हाँ या ना, हाँ। लेकिन अगर सम ना हो बल्कि यहाँ पर कितना हम लिख दें, एक और सवाल 3.195, ये तो विषम हो गया, तो 5 तो है लेकिन इसके बगल वाला कितना है, विषम है, तो आप क्या करेंगे, इसको हटा के इसमें एक क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, और इसको हटा के इसमें प्लस नहीं करने का, तो यहाँ पर कितना आ गया, ये आ गया 3.18, और यहाँ पर कितना आ गया 3.2। क्या आपको इतनी बात की, 2 0, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। क्या आपको इतनी बात क्लियर है, हाँ या ना? अरे हाँ या ना, बोलो भाई हाँ या ना। क्या आपको ये बात समझ में आई भाई? 9 1 10 हो गया, 10 का 2, 10 का 0 हासिल 1, और 1 1 कितना हो गया 2, तो अर्थात 3.20 इसमें आया, 3.18 इसमें आया। अब इसमें क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, +1 करेंगे, क्यों, क्योंकि ये 5 से ज्यादा है, इसलिए बगल वाले में +1 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 3.2। क्या यहाँ पर भी 3.2 ही लिखा है, हाँ। ये जो पीछे सार्थक अंक है, ये इसमें कितने सार्थक अंक है, 3, लेकिन 0 आप लिखे या ना लिखे तो वो क्या होगा, नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो आप समझ गए हैं कि अगर इस तरह का कोई भी सवाल आए तो क्या आप इसको लगा सकते हैं, हाँ या ना? इस तरह के अगर भी कोई सवाल आएगा तो क्या आप इसको हल कर सकते हैं, बोलो हाँ या ना? का हल करना पड़ेगा, चाहे आए या ना आए, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। क्या आपको इतनी बात क्लियर है, हाँ या ना?
क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ या ना? चलिए, क्या आपको इतनी बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो थम्स अप करिए, थम्स अप। थम को मतलब जो अंगूठा है अपना उठा दे, अपना अंगूठा दान कर दे, जैसे एकलव्य ने अपने गुरु को किया था। इसमें आप अपना अंगूठा काट काट इसमें डाल दे, ठीक है? कोई दिक्कत हो तो बताएं, ठीक है? कोई भी दिक्कत हो तो बताएं।